ओके, सो हमें पता है कि ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 माइनस 11 वेरी गुड। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 upon d square. divided by d square. So this is G 6.67 into 10⁻⁻11 into 9.1 into 10⁻⁻31 होल स्क्वायर। दो बार है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, विच इज सिंपली 2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, सर मैंने सर पहले सिर्फ मीटर्स में इंटर कन्वर्ट छोड़ा करते हैं, था। पहले मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये चीज लिख लो नोटबुक्स में। इलेक्ट्रॉन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए या फिर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस जो भी होते हैं उन्हें मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज होती है। तो दिस इज 10⁻⁻10 मीटर्स। ओके, तो ये इतना है एंड हमें कितना दे रखा है, 10। ओके, ये 10 दे रखी है इसकी वैल्यू। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 10 इंटू 10⁻⁻10 meters. Okay, so this is 10⁻⁻9 meters. Correct? ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एक मिनट डिस्टेंस से, निकालनी 10⁻⁻9 देखो, this unit is equals to 1/1 10 times 0। ठीक है, 10⁻10 times 0 Yes, of a sir. meter। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, ये 10 है, तो 10 इंटू 10⁻⁻10 अच्छा, ये समझ आ कितना, गया जी। ओके सर। ये +1 है, ये -10 है। तो अगर a⁻m इंटू a⁻n होता है तो क्या लिखते हैं हम, a⁻m-n। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1 - 10 इज -9। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पे बस आपको -9 डालना है एंड देन कैलकुलेट करना है। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 5.52 इंटू 10⁻⁻53 न्यूटन। यही आ रहा है। ये आ रहा है, ओके गुड। तो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी, बट सर एक बार सर द फिर फैक्ट, से करना सर, कैलकुलेशन एंड वाली। एंड वाली कैलकुलेशन बताता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी की वैल्यू इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया, डिवाइडेड बाय हमने जो वैल्यू निकाल की डिस्टेंस की, विच इज व्हाट, 10⁻⁻9 मीटर्स। इसका स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। कैसे, आपको 10⁻11 इंटू 10⁻31 इंटू 2 इज 10⁻31 इंटू 2 इज 60, 62 - 62 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻18। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 -11 -62 -18 +18। ठीक है, तो दिस इज 10 टू द पावर कितना हुआ है, -73 +18। सो 73 - 18 इज 73 - 18 इज सर 55। 55। 55 आ रहा है, ठीक है, -55 आएगा, -73 18 -55 आ रहा है। अच्छा, यस ये 10 टू द पावर -55 आ गया, जो हमने इन्हें कैलकुलेट करके निकाला। अब हमें 6.67 इंटू 9.1 करना है सिंपली। ये वैल्यू कैलकुलेट करो, सिंपल कैलकुलेशन है, करो एक बार। सर 60.6। 60.6 आ रहा है, सॉरी। चेक करो। अच्छा सॉरी, 9.1 का स्क्वायर तो करा ही नहीं।
ये 9.1 का भी स्क्वायर होगा। दिस इज 6.67 इंटू 6.67 मतलब सिंपली 6.7 ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एंड दिस इज 9.1 इंटू 9.1, तो दिस इज 9 इंटू 9, तो 81 इंटू 6.7 करो, कितना आ रहा है? बोलो। सर 542.7. 5 yes sir 542.7, ठीक है। तो 0.7. अप्रोक्सीमेटली जो इनका आंसर आ रहा है, 2 पॉइंट और शिफ्ट करेंगे तो दिस इज 10 टू द पावर -53, 2 पॉइंट और शिफ्ट हो गए 5427, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो इनका आ रहा है उसके पास ही आ रहा है हमारा। तो अगर ये भी आप लिखते हो तो भी इतना कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा, मैंने बस सिंपली कुछ अप्रोक्सीमेशंस करी, ठीक है। वरना अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो यूल मल्टीप्लाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 एंड उससे आपका एग्जैक्टली 5.52 है, ठीक है। मतलब उसके आगे और पॉइंट्स आ सकते हैं, बट ये आंसर आ जाए। तो बस यही है, और ये भी अगर आप करो तो ये गलत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन करना एक्सपेक्ट नहीं करा जाता। तो अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल दोगे क्लोजेस्ट, तो भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट भी करें तो 5.43 इंटू 10 टू द पावर -53, विच इज गुड इनफ, नॉट दैट बैड। पर आप एग्जैक्ट चाहते हो तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई। सर ये 55 से सर 53 कैसे हुआ था? क्या सर पावर जो थी 55 से 53 कैसे हुई थी? हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 543.7, राइट, इंटू 10 टू सर द पावर -55। अब इसमें दो एक्स्ट्रा, मुझे 5 पॉइंट बनाना है इसे, मतलब मैं इससे 5437 इंटू 100 लिख सकता हूँ ऐसे में, यस सर. इंटू 10 टू द पावर -55, ठीक है। ये -55 का मतलब क्या होता है कि ये नीचे डिवीजन में, या फिर सिंपली देखो ना, 10 टू द पावर 2 है, ये 10 टू द पावर -55 है, ठीक है। तो 2 -55 विच इज -53, ठीक है। पावर्स ऐड होंगे ना मल्टीप्लाई में, तो ठीक है ठीक है. ऐसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, बट आंसर यही आएगा। सर आपको आप उसको स्नैप 542 को 5 पॉइंट क्यों बनाना है? जनरल नोटेशन यही होती है, मतलब हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट के बाद है, जनरल नोटेशन यही होती है। अगर आपके पास 1 2 3 4 10 टू द पावर 26 आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 1.234 इंटू 10 टू द पावर और जीरो ऐड कर दोगे, 3 जीरो ऐड होंगे, 3 जीरो ऐड हो कितना हो गया, 10 टू द पावर 29। तो जनरली ऐसे लिखते हैं, जनरल नोटेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो next question is, a person weighs 600 Newton on earth. This is question number 13. तो एक सेकंड, मास, ओहो एक सेकंड रुको, क्या हो गया इसे? हाँ ठीक है। सो अ पर्सन वेज 600 न्यूटन, हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। तो मास हमें पता है, मास इज इक्वल्स टू वेट अपॉन जी. जी, ठीक है, सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने पढ़ा होगा वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो मास इज इक्वल्स टू W अपॉन जी। So this yes is sir equals to 600 divided by 600 Newton तो सर divided by 60 हो जाएगा 10 to the 60. power meter। तो ये कितना आ रहा है, 60 60 kg, kg. ओके, 60 kg, ओके। ए पार्ट हो गया, बी देखते हैं। इफ अ पर्सन वेज 100 न्यूटन ऑन, अच्छा जी मून की कितनी है, ठीक है, हमें जी ऑफ मून निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू M इंटू जी होता है, ठीक है, यहाँ पे मून। तो जी एम के लिए हमें क्या करना होगा, वेट डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 100 न्यूटन, एंड मास हमने कितना निकाला अभी, 60 केजी, करेक्ट। सो ये कितना आ गया, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियर मेरे है सबको? 1.6 लिखा है हाँ मतलब ठीक है, 1.7 वुड बी बेटर, मतलब
अप्रोक्सीमेशन, बट 1.67 तक 2 पॉइंट्स तक तो हमेशा करा करो, मैं कहता हूँ। ओके सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Why do we see, okay, why do we see the moon falling towards the, why don't we see the moon falling towards earth? अच्छा, इसकी explanation में कुछ important points है, पहले explanation सुनते हैं, उसके बाद जो important points है वो लिख लेंगे एक बार। So during the motion around the earth, moon changes its directions to at every point. This change in direction causes the change in velocity and produces acceleration. The force which causes this acceleration keeps the moon moving along a circular path and is called centripetal force, in absence of which it would pursue in a straight line of motion. Due to this linear momentum and centripetal force, it does not fall towards the earth. तो वो क्या कहना चाहता है कि जो मून है, जो हमारा अर्थ है और मून है, ठीक है। अच्छा, अब एक बॉडी की, किसी भी बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपना लीनियर मोमेंटम मेंटेन करे। बॉडी ट्राइज टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो अपना लीनियर मोमेंटम मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर पॉइंट पे मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ग्रेविटेशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या है इसका? पुलिंग टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो एट ऑल पॉइंट्स मून क्या करती है? मून ट्राई कर रही है, स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अर्थ अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम के बैलेंस की वजह से वो फॉल नहीं करता टुवर्ड्स द अर्थ। समझ आया सबको? जी सर, मैंने कुछ सिमिलर ही लिखा है। चलो गुड, मैं आंसर आपको भेज दूंगा ऑब्वियसली इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस की, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट समझ आना जरूरी है। अभी आंसर्स तो आप नोट कर भी लोगे, ठीक है। ओके सर। सबको समझ आ गया? ठीक है, यस सर। ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी when a body experience weightlessness। अच्छा, ये कब होता है वो पूछ रहे हैं, एंड मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं, मास, वेट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ, वही समझते हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मैं तो 1 लाइन में लिख दिया ये प्रॉपर 3 मार्क का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, मतलब असाइनमेंट लिखा भी हुआ है। तो मतलब मैंने ये लिख दिया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। मैंने ये लिख दिया बस। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर गलत है, बट 3 मार्क्स में आपको एक ही मार्क्स मिलेंगे अगर एक पॉइंट लिखोगे। इट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज attracted towards the center of another celestial body। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये तो हमने पढ़ी रखा है, मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। मतलब मास विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कि आप कहीं पे भी हो वहां पे कोई आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, किसी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ग्रेविटेशन फोर्स आप पैक कर रही है नहीं कर रही है, आपका मास हमेशा फिक्स रहेगा, एंड दैट इज यूनिवर्सल, हर जगह सेम मास रहेगा। वेट ऑन द अदर हैंड विल डिपेंड ऑन कि आप किस बॉडी पे हो। अगर आप जुपिटर पे हो तो आपका वेट बहुत ज्यादा होगा, अगर आप मून पे हो तो आपका वेट बहुत कम होगा, जितना आपका नॉर्मली होता है उससे। तो वेट डिपेंड्स ऑन द mass of celestial bodies rather than an independent figure. Okay, it is a scalar quantity. It is a vector quantity.
स्केलर वेक्टर के बीच में डिफरेंस पता है सबको? इस डायरेक्शनलेस स्केलर मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नो डायरेक्शन, और वेट में दोनों होती है। ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें दोनों होती है। डायरेक्शन ऑब्वियसली सेलेस्टियल बॉडी इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो डायरेक्शन भी है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैग्नीट्यूड भी है। होती है ना क्या बोल रहे हो? सर, वेट में ग्रेविटी के सेंटर की टुवर्ड्स होती है ना। हाँ, सेंटर के टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द सेंटर। हमने अब बात भी करी थी जब हमने स्टार्टिंग ग्रेविटेशन पढ़ना स्टार्ट करा था कि कैसे सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं एंड बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, लास्ट इट इज जो हमने डिस्कस भी करा, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड इसमें इट चेंजेस विद अ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अच्छा, ये 3 पॉइंट्स ऑब्वियसली तीनों ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट इन तीनों पॉइंट्स में? नो सर। नहीं, ओके। When does a body experience weightlessness? ये सिंपली आपने इसमें लिखना है फ्री फॉल के अंडर। ये फ्री फॉल में हमने पढ़ा था कि वेटलेसनेस मतलब क्या है। फ्री फॉल में उसे अपना वेट फील नहीं हो रहा है। अगर आप में से कोई इतना अनफॉर्चुनेट रहा है कि कहीं छत से कूदा हो, ठीक है, या फिर गिर गया हो कभी, तो यू नो दैट उन थोड़े से कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए यू डू नॉट फील योर वेट। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू आर फॉलिंग फ्रीली। तो फ्री फॉल के अंदर अ बॉडी एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, उसका वेट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो एक चीज पूछनी है मुझे। पूछो। तो जैसे सन का मास बहुत ज्यादा है, तो उधर कोई समझ लो मैं चले गया, हाइपोथेटिकली उसके सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ मैं, तो मेरी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। या मतलब you cannot, you understand the phrase cannot stand in on your own weight। ठीक है, मान लो आप बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हो, मान लो अभी मैं बोलूं अभी अर्थ पे ही रह के आप 200-300 किलो के हो जाते हो, ठीक है, तो आपके लेग्स, आपका बोन स्ट्रक्चर आपका वेट नहीं उठा पाएगा, करेक्ट। तो आपकी बॉडी आपके वेट में ही कोलैप्स हो जाएगी, आपकी बोन्स इतनी डेवलप्ड ही नहीं होंगी कि वो उस वेट को संभाल पाए। तो एग्जैक्टली यही होगा कि हमारी बॉडी अब पर्टिकुलरली इवॉल्व हुई है। आप बायोलॉजी में पढ़ते हो एवोल्यूशन के बारे में, हमारी बॉडी पर्टिकुलरली ऐसे इवॉल्व हुई है कि हम अपना वेट सस्टेन कर पाए और बैलेंस कर पाए गिवन अ पर्टिकुलर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशन में चेंज आता है, be it being on the moon, lesser gravity or more gravity, it can cause serious problems to our health. That is the only reasons astronauts have to go rigorous training before going to the space. Matlab, they do not experience gravity, and gravity is very important for our health, even though we do not feel so. तो सर अभी जो एक सैटेलाइट या फिर जो भी गए थे सन के पास, नासा का एक मिशन था, तो सर उसमें तो हद से ज्यादा फोर्स लगा होगा वहां से निकलने Yeah, के लिए। exactly. But वो equipment designed ऐसे होता है कि वो withstand कर पाए उसको, and they do look into that factor. Human body cannot sustain that because even though we do not feel that because हमारा दिमाग बहुत powerful है, but we are very delicate. ओके। Next करते हैं, चलो 18th. A book has a mass of 400 gram. Find its weight when taken from the surface height and is equal to the radius of Earth. Okay, ठीक है, surface पे निकालना है हमें। तो 18th क्वेश्चन देखते हैं। surface of Earth पे, surface of Earth G की वैल्यू हमने पढ़ी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड हाइट कितनी दे रखी है हमें? फाइन, height is equal to the radius of Earth, the height is r. Okay, now find its weight when taken. हाँ ठीक है, वेट निकालना है हमें। तो पहले तो हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करेक्ट। सी, उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन को समझ के देखते हैं कि हम अर्थ के सरफेस पे जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखा है, सच दैट अगर अर्थ का रेडियस आर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? ये भी आर है। तो यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, हमें नहीं पता, हमें तो यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो पता है बस, है ना।
समझ आया सबको? ये तो समझ आया कि सर हम कर क्या रहे हैं? 19.6 हो जाएगा। अभी रुक जा, अभी डबल नहीं होता। तो हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। स्मॉल जी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला स्मॉल जी का वॉज GM अपॉन क्या, रेडियस स्क्वायर, करेक्ट, रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं रेडियस लिख देता हूँ, आर नहीं लिखता हूँ, रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब रेडियस क्या है पूरा, क्योंकि इस पर्टिकुलर हाइट पे, तो ये पूरा रेडियस है आर प्लस आर, करेक्ट, आर प्लस आर। तो दिस इज इक्वल टू GM अपॉन 2R होल स्क्वायर। तो दिस इज GM अपॉन कितना, 4R स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मतलब हमने क्या देखा कि ये 1/4 हो गया जो नॉर्मली जी था उसका, मतलब दिस इज 1/4 ऑफ 9.8। ओके, 1/4 ऑफ 9.8 इज सर 2.45। 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, वेट हमें पता है इक्वल्स टू मास इंटू जी, इज इक्वल्स टू मास कितना दे रखा है 400 इंटू जी की वैल्यू हमने क्या निकाली 2.45। तो इसे कैलकुलेट करो, बताओ कितना आंसर है। अच्छा, मास किसमें, ग्राम्स में दे रखा है, तो केजी में कन्वर्ट सर कर केजी लेना। में करना है, 0.4 हो हाँ, जाएगा। 0.4 इंटू 2.45, केजी में हमेशा कन्वर्ट करना है, 0.4 केजी। आंसर बताओ एक बार जल्दी से। तो 0.98 आ रहा है। 0.98, ओके। और सब भी चेक करो। कन्वर्ट नहीं किया था। डेफिनेशन लिख लेना, आगे बढ़े। यस सर। 19th वाले टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं, तो 19th वाले में सब कुछ लिख लेते हैं। कार फॉल्स ऑफ अ लेज, ठीक है, तो यहाँ एक लेज से कार गिर गई, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, फाइनल हमें नहीं पता। हाइट कितनी दे रखी है, नहीं पता। टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड। जी की वैल्यू हमें लेने के लिए 10 टू द पावर 10 दे रखी है जी की वैल्यू, ओके। स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब इसमें हमें वी निकालना है, ओके, इसमें हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो ए पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर ग्रेविटेशन की यूज करेंगे इसमें, ग्रेविटेशन। सो v is equals to u plus gt. So v is equals to 0 plus g, which is 10 into 0.5. So v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। b part, what is the average speed during the 0.5 second interval, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू v plus u divided by 2. So this is 5 plus 0 divided by 2, which is equals to 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सी देखते हैं, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इसमें अब हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, इसमें अब हम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम रिलेशनशिप लगाते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन। सर तो एच इज इक्वल H टू वाली इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ut जीटी। प्लस हाफ gt स्क्वायर is equals to 0 into 0.5 plus half into 10 into 0.5 whole square. This is equals to 5 into 0.25. So ये कितना आ गया, बोलो। 1.25 1.25
तो मैंने मीटर्स। स्टार्टिंग में ही सेकंड इक्वेशन लगा दी थी, उसके बाद मैंने ए पार्ट में सेकंड इक्वेशन लगाई थी, बी खुद ही हो गया था फिर, और सी फर्स्ट में आंसर कैसे खुद ही लगा था। दी? तो मैंने मतलब फर्स्ट में लगाई नहीं थी, मैंने उससे हाइट निकाली थी, फिर हाइट उसके निकाल ली, बाद हाँ, और फिर फिर फाइनल कैसे हाइट को निकाली? मैंने एज डिस्टेंस ले लिया था, उसके बाद डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकाल ली थी। नहीं, गलत है। तो मेरा आंसर तो सही आ रहा है लेकिन। नहीं नहीं नहीं, सी, ध्यान से सुनो। अगर आपने पहले ही इक्वेशन निकाल के हाइट निकाल ली ना, ठीक है, इसके बाद आप दो ही चीजें कर सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन ही लगाओ जिससे आपका फिर भी वी सेम ही आएगा और हाइट से होती पड़ेगी, या फिर थर्ड इक्वेशन में हाइट की वैल्यू डाल के वी निकाल लो। वी बिना निकाले तो आप क्वेश्चन में ये डाल नहीं सकते, वी कैसे निकालोगे? वी निकालने में दो, लेकिन वी निकालने में अगर मान लो सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी इस पूरे पार्ट की। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रखनी। ओके, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज देयर इज इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स, तो आप कौन सी स्पीड निकाल रहे हो डजंट मेक सेंस। ठीक है, समझ आ गया शिवांश क्या गलती थी? बट मेरे तभी भी सारे आंसर सही क्यों आ रहे हैं? आंसर सही से फर्क नहीं पड़ता, आंसर से सही आ रहा है क्योंकि तो तूने लिखा है ना वो फाइनल डिस्टेंस, ये क्या है, ये डिस्टेंस टोटल ट्रैवल्ड है। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को टोटल टाइम से डिवाइड करेगा तो फाइनल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी तो आ ही जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। लॉजिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल नॉट गेट आंसर्स इन ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि आप इस क्वेश्चन में कर रहे हो, ये सेम चीज आप दूसरों में भी करोगे, बट सब में सेम आंसर नहीं आएगा। इसमें सिर्फ ऐसा इसलिए वर्क कर रहा है बिकॉज इसने, कार ने पूरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा है फ्री फॉल में। ठीक है, जो डिस्टेंस कितना निकाला आपने 1.25, एंड देन आपको पता है कि टाइम इसे लगा है 0.5 सेकेंड्स, तो आपने सीधा क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल ली। लेकिन इसीलिए आई आपका आंसर क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी। अगर इनिशियली किसी स्पीड पे गिर रहा होता शिवांश तो आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, आगे करते हैं। ये कर बताओ मुझे, डिफाइन फ्री फॉल क्या डिफाइन करेंगे हम, कोई बताएगा? नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऐसा तो कुछ नहीं, नो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, The चलो लिख लो। movement of an मतलब एयर object or रेजिस्टेंस। body under the influence of gravity. हाँ, when a body falls freely under the influence of gravity, it is known as, it is said to be in free fall। मैं लिखवा देता हूँ आपको, when an object falls towards the center of, सर हम एनसीईआरटी वाली भी कर सकते हैं ना? हाँ एनसीईआरटी ये कह सकते हो, another object due to its gravity, we call it free fall, simple enough। दूसरे, सेट द इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल, ये सारे इक्वेशंस है ग्रेविटेशन के, जो आप 3 इक्वेशंस लिखोगे वही यहाँ पे लिखना है। मतलब v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, कॉमा h इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कॉमा 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये Yes, लिखना है इसमें। ठीक है, क्लियर है? yes, sir. पार्ट देखते हैं। Find the velocity of a ball which is thrown up if it reaches the maximum height in 5 seconds। तो इनिशियल हमारे पास कोई स्पीड है, हमें नहीं पता क्या है। फाइनल हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हाइट हमें नहीं पता, लेकिन हमें टाइम पता है, ये 5 सेकेंड है। हमें टाइम क्या, मैक्सिमम हाइट 5 सेकेंड में रीच करता है। जी इसमें हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट टू द ग्रेविटी बॉल फेंकी है, इसलिए जी नेगेटिव। और क्या ले इसमें 9.8 ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, 9.8 या 10 लेने तो नहीं कहा गया इसमें, 10 ले ही कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। वैसे अगर 9 पॉइंट से भी सेम ही आंसर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। सबसे पहले तो हम u निकाल लेते हैं। तो हमें पता है
v is equals to u plus gt, फर्स्ट इक्वेशन। सो v हमें पता है 0 है, is equals to u नहीं पता हमें, प्लस g हमें पता है -10 है, एंड t कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स। सो u कितना आ जाएगा, u आएगा, बोलो u कितना आया, Uh, 50 आया ना, 50 मीटर पर सेकेंड, yes, U50 आया। जो 50 मीटर पर सेकेंड आया। अब u की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है, और सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो 50 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 250 प्लस सॉरी माइनस 5 क्यूब इज, ये भी 5 बन गया ना, तो 5 क्यूब इज माइनस, बोलो 5 का क्यूब तो बता दो। तो 5 का क्यूब हाँ तो 125। 125, तो 250 माइनस 125 इज 125 मीटर्स, ठीक है। यस सर। बस इतना ही करना था इसमें। चलो 21 देखते हैं। Following table gives the value of weight of a body of mass 25 kg on different surfaces. Observe the value and answer the question that follows. ठीक है। How is the ratio of G on Earth and Jupiter? अच्छा ध्यान से देखते हैं। हमें पता है कि अगर मुझे रेशियो ऑफ G निकालना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास दोनों जगह पे फिक्स्ड होगा, ठीक है, तो जहाँ m है मास दोनों का m रहेगा, ठीक है। ग्रेविटी ऑन जुपिटर एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ दो डिफरेंट वैल्यू है, तो ग्रेविटी ऑन जुपिटर क्या होगा, ठीक है, हमें पता है वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बस ग्रेविटी लिख सकते हैं। नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है। ओके सर। सर m स्मॉल जी इन लिखेंगे ना, क्या बोल रहे हो, तो स्मॉल जी लिखेंगे ना एक्सेलरेशन हाँ ड्यू टू स्मॉल ग्रेविटी। जी भाई एग्जैक्टली, मतलब अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो डेफिनेशन में वो ग्रेविटी लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखनी है, नॉट ग्रेविटी, डिफरेंट है दोनों। ओके सर। अच्छा, तो अगर मुझे रेशियो निकालना है किसका, रेशियो ऑफ जी ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे जो है हमें अर्थ का निकालना है mge, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसका mgj, अगर हम करें तो क्या होगा we/wj, कट गए तो इससे हमारे पास रेशियो ऑफ जी ऑन अर्थ और जुपिटर आ जाएगा। तो इससे हमने क्या फिगर आउट करा कि अगर मुझे रेशियोज निकालने हैं तो मैं डायरेक्टली वेट्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो अर्थ का इक्वेटर कितना रखा है, वैल्यू ऑफ वेट कितना है अर्थ के इक्वेटर पे 245 न्यूटन, एंड 245 जुपिटर पे कितना है, तो 6.2.5। तो हमें सिंपली क्या करना है 245 डिवाइडेड बाय 612.5, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, डिवाइड करो इसे, बताओ रेशियो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 2.5। 2.5। मेरा तो 0.4 आ रहा है। 0.4 आ रहा है, ओके। तो मेरा 2.5 आ रहा है। दो आंसर है हमारे पास। तो मेरा 2.5 ही आ रहा है। 2.5 ही आ रहा है, ओके। 0.4 किसका आ रहा है, हाँ सर ठीक है सर, वही है।
यही आ रहा है, जो 2.5 ही आ रहा है। यस सर सॉरी सर। ओके, और सब भी चेक करो किसी का रहता है। कोई रहता है? श्लोक, दक्ष, यस सर 0.4 ही है। 0.4 आ रहा है आपका। नील, शिवांश, आर्यन, अब पहले तो 2.5। अच्छा हाँ, तेरा उसी पे तो लिखा है। श्लोक कहता है 4.4। दक्ष, आप क्या कहते हो? आप बचे हो नहीं बस। सर नहीं 0.4 नहीं है सर, गलत हो गया वो। सर शायद 2.5 ही है, मेरा भी वही आ रहा है। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, चलो। पहले तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 5, 4, 25, 9, 45, एंड देन दिस इज, ये कितना है? 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 2, 10, 5, 5 जा 25, या 490 बाय 1225 कर लेते हैं। 490 डिवाइड बाय 1225, ठीक है। 5 और ले जाते हैं, तो दिस इज 5, 9, 45, 5, 8, 40, दिस इज 5, 2, 10, 5, 4, 20, 5, 5, 45, ठीक है। आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से ट्राई करते हैं। 7, 3, 21, 7, 5, 35, 7, 1, 7, 7, 4, 28, okay, again again 7, 7, 5, 35, 7, 2, 14, this is 2 by 5. 2 by 5 can also be written as 0.4. So congratulations everyone for being so stupid कि आपसे बेसिक डिविजन नहीं हुई। मतलब आई एम रियली सैड, अगर मैं फिफ्थ क्लास के बच्चे को दूंगा ना, 5th से लेके 9th के किसी बच्चे को दूंगा, वो ही डिविजन करके दिखा देगा। एंड द कॉन्फिडेंस जिससे तुम लोग कह रहे हो कि हाँ सही हो गया, नहीं सर ठीक है, इतना आंसर सही है, तब आर्यन शर्म आती है, थोड़ी सी शर्म आती है। जस्ट सर बिकॉज क्लास बोल रही है तो बोल दो हाँ हाँ। दिस इज द रीजन आई डोंट ट्रस्ट एनी वन ऑफ यू। तुम में से कोई सॉल्व भी नहीं करता, चेंज करता है। इवन श्लोक, आपने भी अपना आंसर बदल दिया, जबकि अच्छे से कैलकुलेट करा होगा, आई एम प्रीटी श्योर आप दोनों ने। लेकिन क्योंकि हाँ हमारा तो क्लास में ध्यान होगा ही नहीं, और कुछ ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं हमसे, तो उनसे ही पढ़ लो ना। मेरा सच में मन जा रहा है आर्यन, श्लोक, बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को पढ़ाने का मेरा मन जा रहा है। ये हरकतें जो चलती है ना क्लास में, मुझे नहीं समझ आती, बिकॉज आई हैव नो वैलिड जस्टिफिकेशन। आप अपना आंसर क्यों चेंज करोगे? सर मैं बताता हूँ सर, मैंने रीचेक कर लिया था कैलकुलेटर से, तो सर वो उल्टा जो था वो गलत आ रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। शर्म आनी चाहिए कि आप कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कैलकुलेशंस के लिए। सर पहले कैलकुलेट कर लिया था सर, वो मैं भेज सकता हूँ। जिन बच्चों ने पहले ही खुद गलत कैलकुलेट करा है, उन्हें तो और शर्म आनी चाहिए। तो दिस इज द आंसर इज 0.4, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें 5th क्लास का एक मैथ्स का लेक्चर मिल गया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एनीवेज, हाउ इज द वैल्यू ऑफ g ऑन सन डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ g ऑन मून? इट इज द सेम। कैपिटल G कभी भी चेंज नहीं होता, तो वो हमेशा क्या रहेगा? सेम, और ठीक है, कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। On what factors does the weight of a body on a particular surface depend? Weight किस पे depend करता है? Mass and acceleration due to gravity. So these are the two factors on which weight depends. Why is the weight zero at the center of Earth? What is this state called? ठीक है, weight zero क्यों है center of Earth पे? Weight is zero because, बताओ, करा हुआ है क्वेश्चन हमने, सोचो एक बार। सर शायद सर इक्वेटर के पास होती है सर इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इक्वेटर पे तो जी की वैल्यू 9.8 ही होती है। तो क्योंकि रेडियस 0 हो जाता है। क्या रेडियस जीरो हो जाता है? एग्जैक्टली इसीलिए, ठीक है। तो सिंस रेडियस जीरो हो जाता है,
इसीलिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंस रेडियस इज 0 दिस मीन्स कि g की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 यस सर। एंड वेट क्या होता है m इंटू जी, तो वेट भी 0 हो जाएगा। ये आपको समझाना है, ठीक है। और स्टेटमेंट के ओके थ्रू सर। समझाना है। क्या, हाँ स्टेटमेंट के थ्रू समझाना है। वैसे फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है W इज इक्वल्स टू m इंटू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। ये क्या कहती है कि अगर सरफेस पे तो W की वैल्यू क्या होती है m इंटू जी, लेकिन सरफेस के अलावा अगर किसी भी और डिस्टेंस पे है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हो कि सिंस इस केस में हमारा किस पे है, एट द वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ मतलब 1/r हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 डायरेक्टली 0 हो जाएगा। लेकिन मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस इज, अगर आप स्टेटमेंट को लिखना चाहते हो और एक नया फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते तो यू कैन सिंपली राइट दिस कि एट जब सेंटर ऑफ द अर्थ पे रेडियस 0 होगा, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वुड बी 0 एंड हेंस वेट वुड आल्सो बी 0। सर तो बोलो ऐसा हो सकता है कहीं पे वेट इन्फिनाइट हो। क्या हो, वेट इन्फिनाइट हो। इनफाइनाइट हो। जी सर। मैथमेटिकली ट्रू, बट साइंटिफिकली आई डू नॉट नो फॉर श्योर। ओके। तो मैथमेटिकली कैसे हुआ मतलब? मैथमेटिकली 0 तब हो सकता है जब आप इनफाइनाइट बोल दो किसी चीज को, किसी भी एक फैक्टर को, बट फिर वो कैसे बोलोगे, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो अभी हमारे कोर्स के लिए नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, व्हाट इज द स्टेट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। अभी डिस्कस करा था हमने वेटलेसनेस। अच्छा, वेट ऑफ बॉडी को क्या होगा जब वो हाइट ऑफ सरफेस इंक्रीज होगी, तो वेट ऑफ बॉडी, अच्छा लिखा हुआ है डिक्रीज होगी। पहली बात तो क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर हाइट बढ़ रही है तो वैल्यू ऑफ जी स्मॉल होगी, करेक्ट। जी हमने सर। डिस्कस करा था कि जैसे हमारे जी की वैल्यू क्या होती थी, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ने से जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो जी की वैल्यू छोटी होती जाएगी। अगर जी की यस वैल्यू सर। छोटी होगी तो मास इंटू जी की वैल्यू भी छोटी होगी, तो वेट भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। समझ आया सबको, जी सर। ठीक है। यस तो सर। ये कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स से जो डिस्कस करने में हमने पूरा घंटा लिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करना शुरू कर दो, वो डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले हमें पता है ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स होता है। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज, मतलब बुक में दे रखा है, ये भी लिख लेते हैं। लॉन्ग रेंज एंड सी, हमें पता है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तो मैंने क्वेश्चन, फर्स्ट और लास्ट वाला लिखा है बस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सर क्वेश्चन मैंने देखते हैं। लिखा है इट्स अट्रैक्टिव फोर्स और वीकेस्ट फोर्स लिखा है मैंने। हाँ नहीं, ठीक है, लॉन्ग रेंज भी लिख लेना, तो 3 पॉइंट्स है तो तीनों लिख लेते हैं। 1 मार्कर है तो फर्क नहीं पड़ता है, इतना मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। The Earth attracts two objects A and B placed at the same distance from its center with same force, ठीक है। Prove that their masses are equal। तो हमें क्या प्रूव करना है कि उनके masses equal है। An Earth object attracts two objects A and B placed at the same distance with the center the same force। मतलब masses क्या है, ठीक है, m1, हम ले लेते हैं masses m को ma and mb, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस इज, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस r है, ठीक है। अब फोर्स निकाले हम, ठीक है, फोर्स निकालते हैं तो F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन M इंटू MA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे यही होता है ना। यस सर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दे रखा है, ठीक है, विद द सेम फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स है, करेक्ट। एंड देन हमें पता है दूसरा फोर्स क्या है,
दूसरा फोर्स दिस इज इक्वल्स टू GM इंटू MB अपॉन R स्क्वायर, रेडियस सेम है तो R से R कटा, कैपिटल G से कैपिटल, कैपिटल M से कैपिटल, इससे फाइनल हमारे पास क्या आ गया, MA इज इक्वल्स टू MB, ऐसे दिखाना है, ठीक है। अगर फोर्सेस इक्वल थे तो क्या हुआ, मासेस भी इक्वल हो गए। क्लियर है सबको? यस सर। तो वही करना था बस इसमें। यस सर। नेक्स्ट क्या है, mass of the planet is twice that of earth and the radius is 4 times that of earth। तो जो मास है, ठीक है, mass is 4 times mass of earth and radius is 4 times radius of earth। Find the value of G on surface। तो G की value on surface is capital G capital M into M into, बोलो, कैपिटल G और M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर। ठीक है। बस तो यस सर। अर्थ की ये होगी, ठीक है। अब हमें अर्थ के सेंस में सॉरी अर्थ की क्या है, GE इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अच्छा, तो अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर G मास क्या है 4, मास ऑफ 4 है 2 है, ट्वाइस है तो ये 2 हो गया, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस विल बी इक्वल टू G स्मॉल g मतलब जो नया प्लांट का निकाल रहे हैं इंटू 2 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 16 होल स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। 1/8 बाहर ले लेते हैं, GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर, और दिस वाज हाफ 1/8 ऑफ GE, ठीक है। इसकी वैल्यू की थी पूरी। तो मैं तो 9.8 इंटू 1/16 सर, मतलब होल स्क्वायर कर दिया उसे। नहीं 1/16 आया कैसे वो तो पता ही नहीं ना, वही तो निकाल रहे हैं हम कि सर वन नहीं, एट उससे कैसे पहले आया। तो सर मैंने, मतलब ये लास्ट स्टेप था मेरा। अच्छा, नहीं ये मतलब आपको इसकी जी की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये कितना होगा। पहली बात तो 1/8, अब 1/8 के बाद आपको वैल्यू डालनी है, 1/8 इंटू कितनी वैल्यू पता है हमें, 9.8। तो ये कितना आंसर आ गया, बोलो। 7.225 मीटर। 1.225 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? वो 1/8 है, यस सर। तो ये आंसर आएगा, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे लिखने। अगर आप ये नहीं भी शो करो डायरेक्टली लिख दो 1/8, तो भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो वो समझ जाएगी कि यू हैव फिगर्ड इट आउट, यू नॉट नीड टू राइट ईच ऑफ दिस स्टफ। लेकिन अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ये सब लिखोगे, ठीक है। बट सर जैसे इसमें 1 मार्क के तो बस 1/8 लिख के छोड़ देंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। 1/8 तो नहीं लिखना है, मतलब 1/8 के सब्स्टिट्यूट भी करना है वैल्यू। मल्टीप्लाई करके वो मैंने ओके सर। वैल्यू ऑफ जी पूछी है ना, इसीलिए आपको वैल्यू ऑफ जी लिखनी है। अच्छा, gravitational force is known to exist between all bodies in this universe. Due to the existence of gravitational force between Earth and Moon, Moon should experience a pull towards Earth and vice versa. Do you expect the orbit of Moon to change due to this force of attraction? Give the reason to support your answer. ठीक है? अच्छा, no G varies according to the distance R of the place and from the center of Earth. That is, G is directly inversely proportional to the square of radius. The gravitational pull of Earth provides the sufficient centripetal force for the moon to revolve in its orbit around the moon. तो इसमें हम यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ वो अपने ऑर्बिट से नहीं चेंज होगा, क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ही वो अपना ऑर्बिट मेंटेन कर पा रहा है। सिंस हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अभी नीचे करा था तो हमने डिस्कस करा था कैसे लीनियर मोमेंटम प्लस लीनियर मोमेंटम और क्या ऐड करिए साथ में, सेंट्रीपिटल फोर्स बाय ग्रेविटी, ये दोनों साथ में ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी क्या मेंटेन कर पा रहा है, ऑर्बिट मेंटेन कर पा रहा है, तो इट्स ऑर्बिट विल नॉट चेंज। ठीक है, समझ आया सबको ये? जी सर।
Okay. Yes, sir. Next, what will be the weight of the following objects on the earth and the weight on the moon? ये कर लोगे calculate, ठीक है. Draw velocity time graph represent the motion of a freely falling. अच्छा, velocity time, ठीक है. अच्छा, accelerated motion होता है ना. Accelerated motion है, constant acceleration है. तो constant acceleration का याद होगा तुम्हें मोशन से ग्राफ, तो ऐसे बनता था कि स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है. सही This नीचे की is तरफ नहीं होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव में होगा ना ग्रेविटी का. नीचे की तरफ क्यों होगी? सो फ्री फॉलिंग है तो अच्छा उसका मतलब क्या होगा शिवांश? उसका मतलब होगा नेगेटिव का से मतलब पता है क्या होगा वेलोसिटी टाइम में, कि टाइम के साथ स्पीड रिड्यूस हो रही है. बट क्या टाइम के साथ स्पीड रिड्यूस हो रही है? नहीं ना, टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है. हाँ, बस डायरेक्शन अपोजिट है स्पीड की. ओके सर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, state the value of 6.67 into 10 to the power minus 11. What was its value back in 1947? ये आपको जरूरत नहीं याद करने की वैसे. ठीक है. सर ये नहीं हुआ. और सर 10th वाला सर एक बार मतलब पहली बात पोर्टफोलियो ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, काइंड ऑफ लाइक 1947 में भी इसकी वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 थी, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. ठीक है. तो बट इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होगा कि आई थॉट कि मतलब 1947 में उस टाइम क्या भी क्या वैल्यू. सोचा जाता था इसकी वैल्यू को. आई गेट इट, आई इवन थॉट दैट, बट इनका मतलब है पूछने का कि क्या उस टाइम पे वैल्यू डिफरेंट थी और अब चेंज हो गई है. नहीं, सेम है, नो चेंज. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. सर एक बार 9th भी समझा देना. हाँ, एक सेकंड. रेट if the seed earth exerts a greater force of attraction on the apple than the apple. No, false. ठीक है. Earth exerts equal and opposite force of attraction on the apple. Exert एक सेकंड. Earth exerts equal and opposite force of attraction on the apple than the apple. नहीं, सेम ही है, इसमें जरूरत नहीं है इसकी. फॉल्स है. हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में कि दोनों की फोर्सेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो अपोजिट एंड इक्वल होती है. तो स्टेटमेंट इज फॉल्स है, तो कुछ नहीं होता है. बस उसके ग्रेटर मास की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई डज द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर? इट्स ग्रेविटेशन इज टू वीक टू होल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, ये समझाना है बस कि उसकी ग्रेविटी क्योंकि इतनी कम है इस वजह से वो एटमॉस्फेयर होल्ड ही नहीं कर पाता है. और ग्रेविटी होल्ड्स द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस व्हिच इज एटमॉस्फेयर. समझ आया सबको? मतलब इसकी स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन भी यही है, नहीं. बस ये आंसर है इसका कि उसकी ग्रेविटी टू वीक है टू होल्ड द एटमॉस्फेयर. ओके. What is the gravitational force between earth and an object called gravity? ठीक है. ये क्वेश्चन तो कर लोगे, थियोरेटिकल है ये तो. 10th वेट नहीं होगा क्या? नहीं, वेट क्यों होगा? सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, फोर्स पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है. वेट ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी होता है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट 11th, state the law of gravitation. How it could be universal law. ठीक है, ये कर लोगे आप लोग. Mathematically prove that acceleration due to gravity is independent of mass. इसमें आपको क्या करना है, ये मैं करा चुका हूँ वैसे, एक बार नोट्स में देखना, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बार. 14th में आपको F is equals to mg से करना है क्वेश्चन. देन F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू इज g into m1 and ठीक है, कैपिटल एम ले लेते हैं. ठीक है, g into हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. नाउ फोर्स, हमें फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशन के अंदर कि फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस स्क्वायर, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, तो रेडियस हाँ, स्क्वायर इज sir. इक्वल्स टू m इंटू जी। सिंस m दोनों साइड है तो एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड यहीं पे आप लिखोगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, जो भी आप स्मॉल लोग m लोगे उसे क्या बोलते हैं, अर्थ के मास को अगर स्मॉल m लोगे तो ये करोगे, अर्थ के मास को अगर कैपिटल M लोगे तो फिर स्मॉल m को एलिमिनेट करोगे। मैं इनके आंसर्स ऑब्वियसली आपको दूंगा, लेकिन अभी के लिए सबको समझ आ गया है? Yes, sir. सर 15th question. Why is the gravitational force between you and your friend too weak to be experienced, but the that between is extreme large, जो separated to a long distance? ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप सिंपली क्या दोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आप दोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक क्योंकि मास बहुत कम होता है, मास बहुत कम है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी बहुत कम है। ठीक है, सर एक बार 20th समझा दोगे? 20th यस सर। फ्री फॉल की डेफिनेशन लिखाई थी और इक्वेशन ऑफ कौन सा, थर्ड पार्ट? यस सर। ठीक है, velocity of the ball thrown up reaches the maximum height in 5 seconds। ठीक है, तो टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ओके, एंड इनिशियल हमें नहीं पता कितनी है, फाइनल हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे रीच करके वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे रीच करके वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो करा है, इसलिए हम -10 लेंगे। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, सबसे पहले u निकाल लेते हैं। सो हमें पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ओके, u प्लस जी टी। v हमें नहीं, v हमें पता है 0 है, u की वैल्यू नहीं पता, प्लस g की वैल्यू -10 इंटू टी इज 5। तो ये कितना आ गया, u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। यू 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें हाइट निकालनी है, h इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू u, कितना है u, 50 इंटू t विच इज 5 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t कितना गिवन है, t गिवन है 5 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 50 into 5, 250, and minus 5, half into 5 into 5 into 5, 125. This is 125 meters. ठीक है, समझ आ गया? यस सर।